हेलो दोस्तों, सबों को नमस्कार। आज के सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का समय अवधि कब से कब तक है दोस्त? तो ध्यान में रखिएगा, 322 से लेके 185 ईसा पूर्व। इससे पहले हम लोगों ने महाजनपद, मगध महाजनपद के हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा और उनसे संबंधित सारे प्रश्नों को किया है दोस्तों। तो जिन भी दोस्तों ने मेरे पिछला वीडियो नहीं देखा होगा वो जाके जरूर देखिए पिछला वीडियो। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है मौर्य मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जो शासनकाल का समय अवधि है वो 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। ये बहुत ही महान शासक हुए। इनको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है दोस्त। इनको भारत का क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता। तो भारत का मुक्तिदाता इनको क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि ये धनानंद, जिसको हम लोग नंदराज के भी नाम से जानते थे, उसको भारत से मुक्ति दिलाए। मतलब वो एकदम ही बेकार घटिया राजा था दोस्त, जो हमेशा दारू में डूबा हुआ रहता था, नशा में डूबा हुआ रहता था, अपने प्रजा का ध्यान नहीं देता था, एकदम निरंकुश राजा था। तो जिससे चंद्रगुप्त मौर्य भारत को मुक्ति दिलाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? भारत का मुक्तिदाता। इनको विदेशों में किस नाम से जाना जाता था? एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स। इनका राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला कौन था दोस्त? उदयन। याद रखिएगा, ये हर्यक वंश का शासक है और इसको सेकंड पितृहंता भी कहते हैं। इनका प्रधानमंत्री और गुरु कौन था? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो इनका गुरु और प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? या तो याद रखिएगा कौन है? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों एक ही का नाम है। और इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, पर ये अर्थशास्त्र का पुस्तक नहीं है दोस्त, ये राजनीति का पुस्तक है, याद रखिएगा। इनकी पत्नी का नाम क्या है? दुर्धरा। और माता का नाम क्या है? मूरा। इनकी एक और पत्नी होगी हेलेना। इनकी एक और पत्नी होगी हेलेना। हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्त। देखिए आगे क्या लिखे हैं, हम लोग देखेंगे कि एक सेल्यूकस निकेटर है। मैंने आप लोगों को सिकंदर के बारे में नहीं बताया है। मैं सिकंदर के बारे में एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूंगा दोस्त। जो सेल्यूकस निकेटर है वो सिकंदर का ही सेनापति है। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ 350 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में क्या होता है? विस्तृत युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। कौन जीतता है दोस्त? चंद्रगुप्त मौर्य। इस युद्ध को जीतने के बाद उसको काबुल, कंधार, माकरान और हेरात, काबुल, कंधार, माकरान और हेरात का अधिकार मिल जाता है सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद। इस युद्ध को जीतने के बाद सेल्यूकस निकेटर और किसके बीच में दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में संधि हो जाता है। किसके किसके बीच में संधि हो जाता है? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। इस संधि के बाद जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है हेलेना, कौन है दोस्त? हेलेना। याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन? हेलेना। इससे चंद्रगुप्त मौर्य का क्या होता है? विवाह। क्या होता है दोस्त? विवाह। पर यहाँ पे जो चाणक्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य से क्या करता है? वादा लेता है, वचन लेता है कि तुम कभी भी जो विदेशी महिला है उसके पुत्र को राजा नहीं बनाओगे। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य इनको वचन भी देता है और इसलिए कभी भी हेलेना के पुत्र को किसी भी जगह का राजा नहीं बनाता है दोस्त, याद रखिएगा। इसलिए इसके बारे में जिक्र ज़्यादा नहीं मिलता है हम लोगों को। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, जो सेल्यूकस निकेटर था, ये जब उससे शादी हो जाता है तो बहुत दिन के बाद मेगस्थनीज को दूत बना के भेजता है। मेगस्थनीज को क्या बना के भेजता है? दूत। और जब ये आता है मगध घूमने, तो मगध का समृद्धि को देख के वो इतना प्रसन्न होता है, या तो इतना खुश होता है कि उससे संबंधित एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम क्या है? इंडिका। इंडिका में इंडिया के बारे में ही, मुख्य रूप से मगध के बारे में जानकारी मिलता है दोस्त, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो क्या किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। जैन धर्म का दीक्षा किससे लिया था? भद्रबाहु से। किससे लिया था दोस्तों? भद्रबाहु से। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये अपने अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चला जाता है। श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। और यहीं पे संलेखना नाम का एक उपवास करता है और इसी उपवास से वो प्राण त्याग देता है। ये जो संलेखना उपवास है दोस्त, इसमें जो जैन धर्म वाले लोग हैं, इस उपवास को करते हुए अपना प्राण त्याग देते हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्त, संलेखना क्या है? तो एक उपवास है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था, पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था पुष्यगुप्त। ये सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का। ये कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है दोस्त? गुजरात में। याद रखिएगा। और ये जो सुदर्शन झील है ये वर्तमान में भी स्थित है और इसका साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख को कौन लिखवाया था? तो रुद्रदमन। कौन लिखवाया था दोस्त? रुद्रदमन। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग देखेंगे बिंदुसार के बारे में। किसके बारे में देखेंगे दोस्त? बिंदुसार के बारे में। ये कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा दोस्त? तो पहले के ज़माना में जो राजाओं को मारने के लिए या किसी और को मारने के लिए विष कन्या होती थी, तो उस विष कन्या से बचाने के लिए जो इनका गुरु था चाणक्य, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु, वो उनको थोड़ा थोड़ा दवाई के जैसा जहर देता था। तो उसी जहर को जो बिंदुसार की माता है वो खा ली थी गलती से। तो जिसके कारण जब वो बिंदुसार पेट में था, तो जब वो पैदा लेता है तो उसके शरीर में बिंदु बिंदु टाइप का, फोड़ा फोड़ा टाइप का निशान बन जाता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? बिंदुसार। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 298 से 273 बीसी तक। इसका अन्य नाम क्या क्या है दोस्त? ध्यान में रखिएगा। अमित्रघात, भद्रसार, सिंहसेन, वारिसार और अजातशत्रु। माफ कीजिएगा, अजातशत्रु गलती से लिखा गया है दोस्त। इनका अन्य नाम क्या क्या था? अमित्रघात। इनका अन्य नाम क्या क्या है? मित्रघात, भद्रसार, सिंहसेन और वारिसार। याद रखिएगा। इनका भी प्रधानमंत्री कौन है? चाणक्य। इनका भी प्रधानमंत्री कौन है? चाणक्य। पर जो बिंदुसार है यही चाणक्य का हत्या करवा देता है दोस्त, ये भी याद रखिएगा। इसके समय पे कौन विदेशी यात्री भारत आया था? तो डाइमेकस। कौन आया था दोस्त? डाइमेकस। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था? मेगस्थनीज। कौन आया था? मेगस्थनीज। जो डाइमेकस है वो एंटियोकस प्रथम, जो सीरिया का राजा था, उसका राजदूत था। एंटियोकस प्रथम का क्या है? राजदूत। कौन है? डाइमेकस। ये जब भारत आया था तो डाइमेकस से जो एंटियोकस था वो क्या मंगाया था भारत से? सूखा अंजीर, मदिरा और दार्शनिक। तो जो बिंदुसार था, डाइमेकस को सूखी अंजीर और मदिरा तो दे देता है, पर दार्शनिक देने से मना कर देता है। याद रखिएगा दोस्तों। अब जो चंद्रगुप्त बिंदुसार है, इसका दो बेटा है। एक का नाम है सुसीम और एक का नाम है अशोक। एक का नाम है सुसीम और एक का नाम है अशोक। याद रखिएगा दोस्त। ये जो सुसीम बड़ा बेटा है, तो जब इस तक्षशिला का विद्रोह होता है, कहाँ का विद्रोह? तक्षशिला का विद्रोह। तो सुसीम को पहले बिंदुसार भेजता है। वहाँ का विद्रोह जिस कारण से हुआ था उसको पूरा करके उस विद्रोह को दबा देता है। जो भी मांग था वहाँ के लोगों का उसको पूरा कर देता है। लेकिन जब वो वापस आ जाता है तो फिर से वहाँ पे विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। फिर जाता है सुसीम, फिर से वहाँ पे जो भी डिमांड था उसको पूरा करके वापस आ जाता है। लेकिन तीसरे बार भी यहाँ पे क्या हुआ दोस्त? तीसरे बार भी वहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया। इस बार जो बिंदुसार था वो अपना बड़ा बेटा सुसीम को ना भेज के किसको भेजा? अशोक को भेजा। अशोक वहाँ पे जाके उन लोगों का डिमांड को पूरा नहीं किया दोस्त, बलपूर्वक उन लोगों का विद्रोह को दबा दिया। और इसके बाद, इस घटना के बाद तक्षशिला में फिर कोई भी दूसरा विद्रोह नहीं हुआ। तो यहीं से पता चलता है कि अशोक कितना क्रूर या शक्तिशाली राजा था। तो चलिए आगे आगे देखते हैं दोस्त, क्या है कि अशोक का भूमिका क्या था। तो अशोक शासक बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का। कहाँ का राज्यपाल था दोस्त? उज्जैन का। याद रखिएगा। और जो बिंदुसार है वो कौन सा संप्रदाय को मानता था? आजीवक संप्रदाय। इसका पिताजी जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन संप्रदाय को मानता था। और जो आजीवक संप्रदाय है इसका संस्थापक कौन है? मखाली घोषाल। ये वही मखाली घोषाल है जो जो महावीर स्वामी के साथ 6 साल रह के तपस्या किया था। महावीर स्वामी टोटल 12 साल तपस्या किए थे, लेकिन महावीर स्वामी के साथ में रह के कितना साल तपस्या किया? 6 साल। महावीर स्वामी आगे जैन धर्म को बढ़ाए और ये आजीवक संप्रदाय का स्थापना किया। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए, आजीवक संप्रदाय का सबसे बड़ा फॉलोअर के रूप में, सबसे बड़ा अनुयायी के रूप में बिंदुसार को ही जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, जो अगला राजा बनेगा बिंदुसार का बेटा अशोक। देखिए, बड़ा बेटा सुसीम था, लेकिन उनका हत्या करके कौन राजा बन जाता है? अशोक। अशोक का शासनकाल कब से कब तक है? 269 से लेकर 232 बीसी तक। 269 से लेकर 232 बीसी तक। इनकी माता का नाम क्या है? सुभद्रांगी। माता का नाम क्या है दोस्त? सुभद्रांगी। इसका अन्य उपनाम क्या है? देवनाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी। और इसको अशोक वर्धन भी कहा जाता है। आप लोग अगर एनटीपीसी का एनालिसिस देख रहे होंगे दोस्त, तो कल के ही क्वेश्चन में ये देवनाम प्रियदर्शी किस शासक का उपनाम था ये पूछा गया था। तो चलिए दोस्त आगे देखते हैं कि इसका अलग अलग नाम कहाँ कहाँ से मिला है इसका उल्लेख। तो देवनाम प्रियदर्शी, इसका उल्लेख मस्की अभिलेख कर्नाटक और गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश से मिला है। और एक अगर आप देखिएगा जो भबरू अभिलेख है, कौन सा दोस्त? भबरू अभिलेख। इसमें सबसे पहला बार, क्या बोले दोस्त? भबरू अभिलेख। भबरू अभिलेख में सबसे पहला बार अशोक नाम से अशोक का साक्ष्य मिला था। इसमें ये लिखा हुआ था कि मैं मगध का राजा अशोक। और जो भबरू अभिलेख है ये कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। याद रखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो अशोक है ये सबसे पहले अभिलेख लिखवाने वाला शासक बना।
शिला में अभिलेख लिखवाने वाला क्या बनता है? शासक बनता है। और इसका जो अभिलेख है, इसको पढ़ने वाले कौन थे या तो ढूंढने वाले कौन थे? तो पैंथर। कौन थे? पैंथर। और पढ़ने वाले कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। पढ़ने वाले कौन थे? ढूंढने वाले थे पैंथर, और पढ़ने वाले थे क्या? जेम्स प्रिंसेप। इसका क्षेत्र विस्तार बहुत जगह पे था, तो इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा में लिखवाया है दोस्त। किस चीज़ को अलग अलग भाषा में लिखवाया है? शिलालेख और अभिलेख को। भारत में ब्रह्मी लिपि से अभिलेख लिखवाया था, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि से लिखवाया था, और अफगानिस्तान में अरमाइका लिपि से लिखवाया था। याद रखिएगा दोस्त। और यूनान में किस लिपि से लिखवाया था? ग्रीक लिपि से। किस लिपि में लिखवाया था दोस्त? ग्रीक लिपि में। याद रखिएगा। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि अलग अलग जगह का स्थानीय भाषा अलग अलग था, वहाँ के लोगों को समझ में आए, इसलिए अलग अलग जगह पे इसने अलग अलग भाषा का प्रयोग किया था दोस्त। ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है, आगे हम लोग ये देखेंगे दोस्त कि जो अशोक है, ये बहुत ही क्रूर शासक था। पर इसका जो कलिंग का युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद इसका मन परिवर्तन हो जाता है। ये भेरी घोष को छोड़ के धम घोष अपना लेता है। भेरी घोष कहने का मतलब युद्ध को छोड़ के धार्मिक पूजा, धार्मिक चीज़ों को अपना लेता है। याद रखिएगा दोस्त। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में, जो इसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद होता है। 8 वर्ष बाद होता है। ये जो आप तोसली देख रहे हैं दोस्त, तोसली किसका राजधानी है? कलिंग का। तोसली किसका राजधानी है? कलिंग का। जब अशोक वहाँ पे हमला करता है तो उस समय पे तोसली कलिंग का राजधानी था। याद रखिएगा दोस्त। इस युद्ध के बाद इसका मन इतना पसीज जाता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लाखों लोगों का एक साथ नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार को देख के जो अशोक का मन है वो पिघल जाता है। उसके बाद ये धम घोष को, सॉरी, भेरी घोष को छोड़ के क्या अपना लेता है? धम घोष। क्या अपना लेता है दोस्त? धम घोष। अगर इनकी पत्नी देखें तो इनकी पहली पत्नी का नाम है क्या? देवी। दूसरी पत्नी का नाम क्या है? कारुवाकी। और तीसरी पत्नी का नाम क्या है? पद्मावती। पहली पत्नी से इनको 3 संतान हुई, और वो संतान कौन कौन से? संघमित्रा, महेंद्र और चारुमती। कारुवाकी से कौन हुआ? तिवर। और पद्मावती से कौन हुआ? कुणाल। कुणाल ही अगला उत्तराधिकारी मिलेगा दोस्त। पर एनटीपीसी का अगर आप पिछला वर्ष का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें अशोक का जो अगला उत्तराधिकारी दशरथ को बताया गया है। किसको बताया गया है? दशरथ। तो दोनों नाम को याद रखिएगा दोस्त। अगर हम लोग देखें शिलालेख, तो मैंने क्या देखा? देखिए यहाँ पे दोस्त कि ये पहला राजा है जिसने शिलालेख लिखवाया। तो इसका कितना शिलालेख था? 14। स्तंभ लेख कितना था? 7। और गुहा लेख कितना था? 3। शिलालेख क्या होता था? एक बड़ा सा प्लेन शिला में जो जो अपना नियम कानून होता था उसको लिखवा देता था। स्तंभ लेख क्या होता था? स्तंभ बनवाता था, या लोहा का या पत्थर का, उसमें जो भी नियम कानून लिखवाना रहता था उसको गुदवा देता था। और गुहा लेख क्या है? ये गुफा में अपना लेख लिखवाता था। तो ये 3 टाइप का लेख लिखवाया: शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। शिलालेख कितना था? 14। स्तंभ लेख कितना था? 7। और गुहा लेख कितना था? 3। ये तो ध्यान में रखिएगा दोस्त। शिलालेख कितना था? 14। स्तंभ लेख कितना था? 7। और गुहा लेख कितना था? 3। ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था, फिर भी ऐसा नहीं था कि इसके साम्राज्य में किसी और धर्म का और धर्म को बराबर का अधिकार नहीं मिलता था, ऐसा नहीं था। ये सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देता था। इसका पता हम लोग को कैसे चलता है? ये जो अजीवक संप्रदाय है जिसको इसका पिताजी मानता था, उस संप्रदाय के लिए 4 गुफा का निर्माण करवाया था: कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये किस चीज़ का नाम है? तो अजीवक संप्रदाय के लिए बनाए गए गुफा का नाम है दोस्तों। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसका जो कुछ प्रमुख शिलालेख और स्तंभ लेख है उसको देखते हैं। तो इसका प्रमुख शिलालेख कौन कौन सा है? तो जो प्रमुख शिलालेख है, प्रथम उसमें लिखा गया है पशु बलि का निंदा। दूसरा शिलालेख में पशु और मानव चिकित्सा के बारे में बताया गया है। तीसरा शिलालेख में क्या बताया गया? धम्म के नियमों का उल्लेख है। और चौथा शिलालेख में क्या है? भेरी घोष की जगह में धम्म घोष जो अपना रहा था उसका घोषणा करता है चौथा शिलालेख में। और पांचवा शिलालेख में क्या है? धम्म महामात्य की नियुक्ति। छठा नियंत्रण में, छठा अभिलेख में क्या लिखा है? आत्म नियंत्रण के बारे में। 7वां में क्या बोलता है? धार्मिक समन्वय, कि मेरे साम्राज्य में सभी धर्म वालों के लिए बराबर का अधिकार प्राप्त है। ये इसमें लिखा है दोस्त। और जो 8वां शिलालेख है इसमें क्या लिखा है? अपना धार्मिक यात्रा का वर्णन दिया है। ये बताता है इसमें कि 259 में ये बोध गया का यात्रा किया था, और 249 बीसी में किसका यात्रा किया था? लुम्बिनी की यात्रा किया था। याद रखिएगा दोस्त। और ये कलिंग युद्ध का वर्णन शिलालेख 3 में, माफ कीजिएगा, शिलालेख 13 में। इसके कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ से मिलता है? शिलालेख 13 नंबर का जो शिलालेख था उससे। स्तंभ लेख इसका कितना था? 7। तो स्तंभ लेख देखेंगे दोस्त,
दिल्ली दिख रहा है, दिल्ली दिख रहा है, पर ये दिल्ली में शुरुआत में नहीं था, टोपरा में था, टोपरा से दिल्ली ले जाया गया, मेरठ से दिल्ली ले जाया गया। ले जाने वाला कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा दोस्त। अगला इसका स्तंभ लेख कौन है? कौशाम्बी, जिसको हम लोग रानी अभिलेख भी कहते हैं, और इसको प्रयाग अभिलेख भी कहा जाता है। अगला जो हम लोग का स्तंभ लेख है वो लौरिया नंदगढ़ है, जहाँ से मोर का चित्र प्राप्त हुआ है। अगला जो अभिलेख है वो लौरिया अरेराज है, और अगला अभिलेख क्या है? रामपुरवा। और क्या क्या अभिलेख है देखिए, तो यहाँ पे सारनाथ। क्या है अभिलेख दोस्त? सारनाथ। तो इसका टोटल कितना स्तंभ लेख था? 7 स्तंभ लेख, 14 शिलालेख और 3 गुहालेख। 3 गुहालेख, याद रखिएगा दोस्तों। और इस वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन है दोस्तों? बृहद्रथ, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का प्रश्न लगाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है दोस्त? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। और इनका गुरु का नाम क्या था? चाणक्य, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो आज का अगला प्रश्न है वो है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्य विषय क्या था? तो कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा हुआ था उसका मुख्य विषय क्या था दोस्त? तो राजनीति और प्रशासन। क्या था? राजनीति और प्रशासन, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस यूनानी शासक को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किस यूनानी शासक को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था? तो वो है सेल्यूकस निकेटर। कौन है दोस्त? सेल्यूकस निकेटर, याद रखिएगा। इस युद्ध को हराने के बाद जो सेल्यूकस निकेटर था उसकी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगस्थनीज जो था वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। तो इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम पूछा गया दोस्त। इसके द्वारा पुस्तक कौन सा है? इंडिका। कौन सा है? इंडिका। यहाँ पे मगध का प्रशासन और समाज का वर्णन है। मगध का प्रशासन और वहाँ पे कैसा सामाजिक स्थिति है इसका वर्णन था दोस्तों। किस मौर्य सम्राट को अमित्रघात नाम दिया गया था, या तो उसका दूसरा नाम था? तो याद रखिएगा बिंदुसार। क्या याद रखना है दोस्त? बिंदुसार। एक था बिंबिसार, एक क्या था दोस्त? बिंबिसार। बिंबिसार को क्या बोला जाता था? श्रोणिक। क्या बोला जाता था? श्रोणिक, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था दोस्त। ये अशोक का राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लड़ा गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो कौन पढ़ा था दोस्त? जेम्स प्रिंसेप। पढ़ने वाला कौन है? जेम्स प्रिंसेप, याद रखिएगा दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो अगला प्रश्न है वो है, सांची का स्तूप किस मौर्य शासक ने बनवाया? सांची का स्तूप किस मौर्य शासक ने बनवाया? तो याद रखिएगा दोस्त, अशोक। वो कौन है? अशोक। सांची का स्तूप बनवाने वाला शासक कौन है दोस्त? अशोक, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो ये है कि मौर्य काल में पन किस धातु का बना सिक्का है? मौर्य धातु में जो पन सिक्का चलता है, जैसे कि अभी हम लोग का जो सिक्का चलता है स्टील का चलता है, तो वैसे ही जो मौर्य काल में जो सिक्का चलता था उसका नाम है पन। तो पन किस धातु का बना हुआ होता था? चांदी का। किस धातु का बना हुआ होता था? चांदी का। आगे हम लोग सोना के बारे में पढ़ेंगे कि इसका शुरुआत हिंद यवन वालों ने किया, सोना से सिक्का बनाने का निर्माण, लेकिन शुद्ध सोना का निर्माण कुषाण वंश वालों ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने किस पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था? किस चीज़ के लिए भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इसमें याद रखना है महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। जो अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा दोस्त, बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ नाम का ही एक राजा था जो मगध का स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? मगध का, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो याद रखिएगा दोस्त, तक्षशिला। कौन सा था दोस्तों? तक्षशिला, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है?
तो मैंने आप लोगों को इसके लिपि के बारे में भी बताया था दोस्तों। ब्राह्मी लिपि का उपयोग भारत में हुआ था और अरमाइका लिपि का उपयोग अफगानिस्तान में हुआ था। खरोष्टी लिपि का उपयोग पाकिस्तान में। तो कौन सा लिपि है जिसका उपयोग नहीं हुआ था? देवनागरी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आज का अगला प्रश्न है वो है कौटिल्य के समाप्तांग या तो कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो कौटिल्य का जो साप्तांग सिद्धांत है उसमें कौन शामिल नहीं है? धम्म। कौन शामिल नहीं है दोस्त? धम्म। क्योंकि धम्म बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा दोस्त। तो कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है? धम्म। तो बौद्ध के त्रिरत्न में आता है बुद्ध, धम्म और संघ। याद रखना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है हम लोग का, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु। किससे ली थी दोस्तों? भद्रबाहु से ली थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। कौन करवाया था दोस्त? अशोक। अशोक 4 आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा का निर्माण करवाया था, जिसका नाम क्या क्या था? चपोर। और जो 3 नाम है इसको आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न है वो क्या है? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? मेगस्थनीज कौन है दोस्त? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, जो भारत में आया हुआ था किसके समय पे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आया हुआ था दोस्त। याद रखिएगा। तो कितने कितने श्रेणियों में डिवाइड किया है भारत को? तो इसको भी याद रखना है दोस्तों। 7 श्रेणी में डिवाइड किया है। कितने श्रेणियों में डिवाइड किया है? 7। याद रखना है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख होता था? मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष किस प्रशासन का अध्यक्ष होता था? तो याद रखना है राजकीय कृषि का। किसका अध्यक्ष या प्रमुख होता था? तो राजकीय कृषि का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, श्रीनगर का स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो जो श्रीनगर है, श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है उसका स्थापना कौन किया था दोस्त? तो ये है अशोक। कौन है दोस्त? अशोक। याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता है? मौर्य काल में गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता है? गूढ़ का मतलब होता है रहस्य। तो उससे याद रखिएगा दोस्त कि किसे कहा जाता है? गुप्तचर को। किसे कहा जाता है? गुप्तचर को। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था अशोक के समय। तो इसको मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्त कि इसको एक से याद रखिएगा। पहला जो हुआ था वो अजातशत्रु का समय, दूसरा कालाशोक के समय, तीसरा अशोक के समय और चौथा कनिष्क के समय। कनिष्क के समय जब हुआ उसको भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है, अशोक के शिलालेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अशोक के शिलालेखों में उसको किस नाम से? देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी एक भब्रू अभिलेख है राजस्थान का, जिसमें उसका अशोक का नाम अशोक मिला है। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के दरबारियों में सीरिया के राजा एंटियोकस किसे भेजा था? बिंदुसार के दरबार में सीरिया का राजा एंटियोकस किससे भेजा था? तो याद रखना है दोस्त, डाइमेकस को। किसको भेजा था? डाइमेकस को। इसी से वो सूखा अंजीर, दार्शनिक और मदिरा मंगवाता है। पर जो बिंदुसार था वो सिर्फ क्या क्या भेज देता है? सूखा अंजीर और मदिरा। दार्शनिक नहीं भेजता। याद रखना है दोस्त। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था? तो इसका इसका इसके लिए आप लोग एक नहीं 2 अभिलेख का नाम याद रखिएगा दोस्त। एक तो है मस्की अभिलेख जो कर्नाटक में है। दूसरा क्या याद रखना है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें कैसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम तक था? क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य सुदर्शन झील बनवाया था उसका उल्लेख जूनागढ़ में है। इसलिए याद रखना है दोस्त कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव कहाँ तक था? पश्चिम भारत तक था। याद रखना है। मौर्य काल में विष्टि क्या था? मौर्य काल में विष्टि किसे कहते थे? तो विष्टि दोस्त याद रखिएगा, जो बेगार या जबरन श्रम करवाया जाता था, काम करवाया जाता था, उसी को हम लोग क्या कहते थे? विष्टि। हम लोग नहीं, उन लोग क्या कहते थे? विष्टि। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अगला जो प्रश्न है कि अशोक की धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई थी? अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई थी? तो याद रखना है राहुलो वादासुत से ली गई है।
याद रखना है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई हैं? सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई हैं? तो याद रखिएगा, सारीपुत्र और महामोगलयान, साहीपुत्र और महामोगलयान की अस्थि रखा गया है दोस्त, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के समय कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? तो इसका आंसर याद रखना है दोस्त, भड़ोच। क्या याद रखना है? भड़ोच। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद बोध गया की यात्रा किया था? अशोक कितने वर्ष बाद बोध गया का यात्रा किया था? तो 10 वर्ष के बाद। कितना वर्ष के बाद दोस्त? 10 वर्ष के बाद। मैंने इसके डेट का भी जिक्र किया हुआ है, तो तथ्य को अच्छे से पढ़िएगा और फिर क्वेश्चन दोबारा लगा के देखिएगा दोस्त। लगभग पूरा 30 का 30 सही होना चाहिए, तब आपको ये समझना है कि आप जो तथ्य पढ़े वो आपको पूरी तरीके से याद है दोस्त। तो चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग का क्या अर्थ है? कौटिल्य के अनुसार दुर्ग का क्या अर्थ है? तो दुर्ग का अर्थ है दोस्त किलाबंदी। दुर्ग का अर्थ किससे है? किलाबंदी से है। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो और जो क्वेश्चन है वो अच्छा लगे तो भर भर के कमेंट में प्यार दिखाइएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए फिर से आप सबों को धन्यवाद दोस्त।